कैसी सफाई करती हो, आओ जरा हाथ लगाकर देखो, अंजलि अपनी सास से बोली। उसकी सास कहती रही, नहीं बेटा, मैंने अच्छे से सफाई किया था। लेकिन अंजलि फिर भी उन्हें खींचकर हॉल में लेकर आई। यह देखिए, अपनी आंखों से देखिए, इसे सफाई कहते हैं क्या? अरे अगर आपने अपने हाथ ढंग से चलाए होते तो कमरा चमक रहा होता। आपको पता भी है कि मेरी फ्रेंड कहाँ से आ रही है, उसका घर कैसा है। मेरी बेइज्जती करवाकर छोड़ेंगी आप? हाथ पैर क्यों नहीं चलाती ठीक से? अंजलि की सास कमला जी ने कहा, बेटा नाराज मत हो, मैं कर देती हूँ। अंजलि ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सास के मुंह पे लगा दिया और बोली, मेरी किस्मत ही फूटी थी, नहीं तो वो कहाँ महलों में और मैं कहाँ इस खंडहर में। मैं पढ़ाई में इतनी होशियार होकर भी मेरी इस घर में कद्र नहीं हुई और वो पलकों पर बैठती है। उसकी किस्मत में इतना अच्छा घर परिवार और मेरे नसीब में घर भी पुराना और सास भी कुंडली मार कर बैठी है। यह नहीं कि इस टूटे फूटे घर का रिपेयर ही करवा ले। पता नहीं कब तक धरती पर बोझ बनकर रहेगी। अंजलि की सास यह थप्पड़ खाकर उसे हैरानी से देखती ही रह गई और अंजलि ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कह रही थी? माँ जी, हाँ ध्यान से सब काम हो जाना चाहिए। तो आप 2-3 घंटे के लिए बाहर जाकर अपनी सहेली से मिल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी सहेली के सामने भी आ जाओ, नहीं तो वो क्या सोचेगी आप गंवार औरत को देखकर। अब मुँह क्या देख रही हो, जाकर फटाफट हाथ चलाओ। अंजलि की सास कमला जी दुखी होकर बोली, बहू तुम अपने आस पड़ोस की वृद्ध महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैं तो देख रही हूँ कि जब से अनुराग तुम्हें यहाँ लाया है तब से तुम ऐसी ही बात करती हो मुझसे, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे अलावा बाकी सबसे तुम आदर सम्मान से बात करती हो। लेकिन यह बताओ कि मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मुझे हर समय बेकार ही बातें करती हो? तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया से क्या गए, तुम लोगों ने तो मेरी इज्जत करना ही छोड़ दिया। उल्टे बात बात पे अपमानित करते हो। लेकिन मैंने तो सब कुछ तुम लोगों को सौंप दिया, फिर भी तुम लोग मुझसे खुश क्यों नहीं रहते? मैं अपने ही घर में बेगानी सी रहती हूँ। कहते कहते कमला जी की आंखें भर आई और वो पल्लू से पोंछकर सफाई में जुट गई। लेकिन अब भला अंजलि कहाँ चुप रहने वाली थी। अंजलि आंखें निकाल कर बोली, अब यह फालतू की ड्रामेबाजी करके आंसू बहाना बंद करो। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह आप क्या बोल रही हैं? आपने सब कुछ दे दिया। अरे क्यों इस उम्र में झूठ बोलती हैं? कुछ तो शर्म शर्म की होती। अगर मकान में 5 लाख रुपए लगाया भी है तो कौन सा एहसान कर दिया है हम पे? बापूजी की पेंशन पे तो कुंडली मार के बैठी रहती हो। कितनी बार मांगा मैंने उस पेंशन को घर खर्च के लिए, मेरे हाथ में दे दीजिए, घर अच्छे से चलेगा। लेकिन आपके हाथ से तो एक चवन्नी नहीं निकलती और मुझसे आप इज्जत मांगती हैं। पहले खुद तो करना सीखिए और काम फटाफट करके बाहर जा। और खबरदार, जो जल्दी से घर में आई तो। तभी वहाँ कमला जी का बेटा अनुराग आ गया तो कमला जी रोते हुए कहने लगी, देखो ना अनुराग, देखो बेटा तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है, कैसे कैसे जले कटे शब्द कहती है। और तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? तुम्हें भी शिकायत है क्या? अपनी माँ के लिए यह सब कैसे सुन रहे हो बेटा? कुछ तो बोलो। अनुराग गुस्से में टिनक कर बोला, क्या माँ, वो भी क्या गलत बोल रही है? हम आपकी वजह से इतने बड़े शहर की नौकरी और इतना बड़ा घर छोड़कर इस शहर में आपका सहारा बनने के लिए आए, पर आपने क्या किया? अब यहाँ मेरी इतनी तनख्वाह नहीं। मैंने कितनी बार कहा कि पेंशन के जो पैसे हैं दे दोगी तो खर्च में आसानी होगी और आपको भी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ देने में आपकी जान जाती है। और क्या सोचती हो कि आपका खर्चा कुछ नहीं है? अरे रोटी हमारे पास खा रही हो, कपड़े दवाई हर चीज़ का खर्च है आपका। और बचाकर कहाँ लेकर जाओगी माँ? कभी किसी की अर्थी के साथ सब कुछ गया है क्या? कमला जी यह सुनकर खड़ी रह गई। कमला जी फिर भी थामे लहजों में बोली, नहीं, मैं पेंशन तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। यह मेरा सम्मान है। मैं भी अपने भाई के घर जाती हूँ और कभी मंदिर वगैरह जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। और फिर पेंशन के रहते भी तुम्हारे सामने अगर हाथ फैलाऊं वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पति मेरा इतना इंतजाम तो करके ही गए हैं कि मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। और एक बात कहूँ अनुराग बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हें तनख्वाह कम नहीं मिलती। मैंने तुमसे कब हिसाब मांगा
जो तुम्हारी नज़र अपने बाबूजी की पेंशन पे है। यह पेंशन मेरा हक है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी है। मैंने कईयों को सब कुछ होते हुए भी दर दर भटकते देखा है। मैं यह तुम्हें देखकर अपनी लाठी को तोड़ना नहीं चाहती। अनुराग यह सब सुनकर गुस्से में दांत पीसने लगा। माँ, थोड़े से पैसे के लिए इतना सब कुछ कैसे सुना रही हो? मैं आपकी कमाई पर नहीं जी रहा हूँ जो हिसाब मांगूंगी। अनुराग ने गुस्से में जाने क्या अब अनाप शनाप अपनी माँ को सुनाया और बोला, आज के बाद मेरे सामने मत आना। ऐसी माँ से तो ना होना भला। और अंजलि तुम्हारे साथ जो करती है बिल्कुल ठीक करती है। तुम इसे लायक हो। आज जो 2 रोटी बनाई मिल रही है ना, यह हमारे रहते ही मिल रही है। अकेली रहोगी तो एक दिन तुम्हें भी सब मार देंगे। फिर बैठी रहना अपने पैसों को लेकर। जब कोई लूट करके ले जाएगा तब मज़ा आएगा। अभी तो बेटे को देने में जान जाती है। किसी दिन कोई अकेले देखकर मारकर चला जाएगा। अपनी माँ पर अनुराग ने जमकर गुस्सा निकाला और बाहर आकर अंजलि से कहा, अंजलि, जब तुम्हारी सहेली चली जाए तो मुझे फ़ोन करके बताना। हम लोग बाद में बाहर खाने चलेंगे। ये अपने लिए अपने 2 रोटी खुद बनाएगी। अंजलि यह सुनकर मुस्कुराकर सास से बोली, सुन लिया ना आपके बेटे ने क्या कहा। अब अगर गलती से भी मुंह से कुछ निकाला तो सोच लीजिए आपकी क्या दशा होगी। अब जाइए और हमारे बाहर जाने से पहले वापस आ जाना। पार्टी के बाद बर्तन होंगे, वह कौन धोएगा। बेचारी कमला जी रोते हुए बाहर आई और पार्क की तरफ चली गई। उनके पति को गए 8 साल हो गए थे। बदकिस्मती से वह कमला जी का साथ छोड़कर चले गए। उनकी पति की सरकारी नौकरी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। अपने जीते जी उन्होंने कमला जी को कोई कमी नहीं होने दी। कमला जी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और घर में ही रहती थी। फिर भी उन्होंने अपने पति के जाने के बाद उनकी नौकरी अपने बेटे अनुराग को दिलवा दी, जिसके लिए उन्होंने जाने कितने पापड़ बेले, जाने कहाँ कहाँ अर्जी लगाई। तब कहीं जाकर अनुराग को अपने पिता की नौकरी मिली। लेकिन आज वह सब कुछ भूल गया। आज वही बेटा माँ के आंसुओं को देखकर भी अनदेखा करके जड़ी कटी बातें सुनाकर चला गया। मुंह ढककर अपने पल्लों से अपने आंसुओं को छुपाते हुए कमला जी नीचे चली गई और जाकर चुपचाप पार्क में अकेले एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गई। अपनी किस्मत और जिंदगी को कोसने के अलावा कर भी क्या सकती थी। बेटे ने तो सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया था। 1 घंटे बाद उनकी एक सहेली वहां आई और उन्हें देखकर बोली, अरे तू कमला है ना। कमला जी सामने देखकर हैरान रह गई। अरे सीमा, तू यहाँ कैसे। सहेली ने कहा, अरे बेटी ने यहाँ घर ले लिया है। इस शहर में हम नहीं हैं, सोचा पार्क टहल आऊँ, लेकिन तुझे देखकर तो मन खुश हो गया। चल अब बता, कैसी है तू, बच्चे कैसे हैं, तबीयत ठीक तो है। कमला जी ने उसको पति के बारे में बता दिया, लेकिन अनुराग का कोई जिक्र नहीं किया। दोनों सहेली बातें कर रही थी, लेकिन कमला जी मन ही मन दुखी थी और चाहकर भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मगर सहेली सीमा के बार बार पूछने पर कमला जी टूट गई और दुखी होकर भरे लफ्ज में बोली, कैसे बच्चे। सीमा, भला किसके बच्चे साथ दे रहे हैं। सीमा जी को तो ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वह फटी आंखों से कमला जी को देखती रह गई और कमला जी की आंखों ने आंसुओं का अंबार लगा दिया था। सीमा जी ने पूछा, क्या हुआ कमला, क्यों परेशान हो। कुछ बात हुई है तो आप मुझसे बता सकती हो। आखिर हम लोग एक ही उम्र के हैं। कहो ना, क्या बात है। कुछ घंटे बाद कमला जी ने उन्हें अपने साथ अपने घर पे चलने को कहा तो सीमा जी टाल ना पाई। उधर अंजलि हर बार की तरह पार्टी खत्म करके अनुराग के साथ बाहर चली गई और चाबी वहीं डोरमेट के नीचे रख कर गई। कमला जी ने जाकर घर खोला तो सीमा जी बोली, अरे वाह, तेरा घर तो बहुत अच्छा है। कमला, क्या बेटी ने बनवाया है। कमला जी बोली, अब सीमा तुम्हें क्या ये बताऊं, मेरे पति के जाने के बाद उनके फंड से जो पैसे मिले थे तो मैंने इस घर में 5 लाख रुपए लगा दिए और बचे हुए पैसे बेटी बहू को दे दिए, ताकि उन्हें यह ना लगे कि उनके पिता ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। सीमा जी बोली, कमला, तेरी जैसी सास पाकर तेरी बहू तो बहुत खुश होती होगी और तेरे बेटे बहू तो तेरी सेवा मान अच्छे से करते होंगे। सीमा जी की बातें सुनकर कमला जी की आंखें आंसुओं से भीग गई और वह बोली, सीमा, यह बातें तो किस्मत से होती है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ।
सीमा जी बोली, अरे कमला, मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है, जरा खुलकर बता। कमला जी ने आखिरकार बताना शुरू ही कर दिया। सीमा जी, भगवान करे सबकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। जब से बेटे की शादी हुई है तब से वो भी बदल गया है। और बहू तो बस क्या कहूँ, ना कोई घर में पूछता है, ना ही मेरा ख्याल रखता है। अपने ही घर में गुलाम जैसी रहती हूँ। पति की पेंशन जो मुझे मिलती है वो भी मुझसे छीनना चाहते हैं, जबकि पति के जाने के बाद उनकी जगह बेटे की सरकारी नौकरी भी दिलवा दी, जिसके लिए कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाए मैंने। लेकिन अब वह मुझे आंखें दिखाता है और चाहता है पेंशन का पैसा उसको दिया करूं। आप ही बताइए, अब अगर मैं वो भी उनके हाथ में दे दूंगी तो अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या उनके सामने हर वक्त हाथ फैलाऊंगी। सीमा जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, कमला, तूने बिल्कुल ठीक किया। आखिर वह तेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। माँ का ख्याल तो उन्हें रखना ही पड़ेगा, आखिर तुमने इनको पूरा जीवन दिया है। इसके बाद कमला जी बोली, सीमा, लेकिन तुम्हें अब क्या ही बताऊं। मेरे मना करने के बाद से मुझे रोज़ ही उनसे धमकियां मिलती रहती है कि हम तुम्हें अकेले छोड़कर चले जाएंगे। और यह सुनते सुनते ना जाने कितने साल बीत गए। अब तो मैं भी थक गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता, लेकिन बहू पूरा दिन मुझे काम में झोंकी रहती है। लेकिन अब मैंने भी दिल पे पत्थर रख लिया है, अब मुझसे नहीं होता, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर बेटा भी चला जाएगा तो क्या भी हो जाएगा, ऐसे भी उसका कोई सुख नहीं। हाँ, जब तक जिंदगी लिखी है जीना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर बाद कमला जी ने सीमा जी के लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी। आज कमला जी का मन काफ़ी हल्का हो गया था। चाय पीकर कुछ देर बाद सीमा जी वहाँ से अपने घर चली गई। समय निकलता गया और करीब 20 दिन बाद अंजलि ने अनुराग से कहा, मैंने देखा अनुराग, तुम्हारी माँ बहुत ढीठ है, यह आसानी से पैसे देने वाली नहीं है। अब हमें सख्त होना पड़ेगा, वरना ये बुढ़िया हमें पैसे नहीं देगी, कहीं मरने के बाद सब कुछ वृद्धाश्रम के नाम ना कर दे। अनुराग, हर महीने 30,000 की रकम कम नहीं होती, अगर हमें मिलती तो कितना कुछ अच्छा होता। इस पर हमारा हक है और यह मैं किसी आश्रम के हाथ में नहीं जाने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अनुराग ने कुछ सोचते हुए कहा, अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जल्दी से इसका कोई ऐसा उपाय निकालो कि हम पर इल्ज़ाम ना आए, बिना बात बिगड़े पैसे हाथ में आने लगे। इसके साथ तुम्हें जो करना है कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन अंजलि ने कमला जी से कहा, अम्मा जी, छत बहुत गंदी हो गई है, उसे साफ कर दो जाकर, मुझे मिर्ची सुखानी है। कमला जी बोली, बहू, मिर्ची कैसे सुखाओगी, वो भी बरसात का मौसम हो रहा है और बारिश होगी तो छत अपने आप धुल जाएगी, या तो बेकार की मेहनत होगी। अंजलि आंखें तरेर कर बोली, तुझे आदत होगी गंदगी में रहने की, लेकिन मुझे गंदगी में रहने की आदत बिल्कुल नहीं है। इस घर को मैंने कितनी मेहनत से सजाया है, मैं ना रहूं तो तू इसका कबाड़ा ही कर देगी। तुझे साथ रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सच तो यह है, अब मेरा इस घर में बिल्कुल रहने का मन नहीं करता। आज तक आपका बेटा कहता रहा, लेकिन मैंने सोचा क्यों छोड़कर जाए आपको, लेकिन अब आपको अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ऐसा करते हैं, आप अपना पेंशन का पैसा अपने पास रखिए और हमको जाने दीजिए। कमला जी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई थी कि अंजलि बोली, बड़ी खुशी हो रही है अकेले रहने की, पहले पूरी बात तो सुन ले बुढ़िया। अब से घर का राशन, दूध, बिजली का पैसा और राजू के स्कूल का बस का खर्चा और जो भी बाकी के खर्चे हैं वो आप दोगी, ठीक है। अगर यह आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेते हैं। और याद रखिए, एक बार इस घर से चली गई तो आप अपने पोते से कभी नहीं मिल पाओगी। आ भी गई तो मैं मिलने नहीं दूंगी। कमला जी बोली, बहू, तुमने तो घर का पूरा खर्चा गिरवा डाला, अगर यह सब मैं करूँगी तो फिर मेरे हाथ में क्या बचेगा। मैं तो तुम लोगों से अपने खर्च के लिए कुछ भी नहीं मांगती हूँ और इसलिए वह पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखती हूँ। तुम्हारा भी पति कमाता है, लेकिन वह भी तुम्हें कम पड़ता है। फिर सच यह है कि तुम उन पैसों का बचाकर मेरे पैसे खर्च करना चाहती हो, ताकि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। बहू, कुछ तो लिहाज करो। अरे आज या कल तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। जब तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा ऐसा व्यवहार करेगा
सोचो तब तुम पर क्या बीतेगी। बहू, इतनी बेरहम मत बनो। इस उम्र में मेरे बेटे और मेरे पोते से मुझे अलग मत करो। उसे देखकर जी लेती हूँ। कमला जी हाथ जोड़कर अंजलि से विनती करने लगी। अंजलि ने गुस्से में पीछे मुड़कर कहा, इतना कर दिया लेकिन इस बुढ़िया के कान में जू तक नहीं चली। ठीक है, रहो अपने पैसे लेकर और मरो इस घर में अकेली। इतना कह के उसने जोर से कमला जी को धक्का दे दिया और वह दूर जाकर गिरी। अंजलि ने अनुराग को फ़ोन करके सारी बात बताई। अनुराग ने सुनते ही कहा, अंजलि जल्दी से अपना सामान समेट, अब हम कहीं और जाकर रह लेंगे। छोड़ो छोड़ो, मरने तो अकेले, उनके साथ तो अब हम नहीं रहेंगे। मर गई तब भी मैं इन्हें आग देने नहीं आऊँगा। यह हमारी बात नहीं मानेगी तो मरने दो, आत्मा तड़पेगी तो वो होश ठिकाने आ जाएगी। कमला जी ने अपने मन पे पत्थर रख लिया था। अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब वो अकेली रहने के लिए अपने मन को मना चुकी थी। अगले ही दिन सामान लेकर बेटी बहू किराए के फ्लैट में रहने के लिए चले गए। वहाँ हर महीने किराए और बिजली का बिल देने लगे और जब सारे खर्च बढ़ने लगे तब उन्हें आटे भाव का दाल पता चलने लगा। 3 महीने बाद की दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और अंजलि ने कहा, वैसे अनुराग वही ठीक था या तो दाव उल्टा पड़ गया। अनुराग सोच में पड़ गया और माँ के पास चला गया। आकर माँ को कहने लगा, माँ मैं सोच रहा था आप अकेले कैसे रहेंगी। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। रात बेरात कुछ हो गया तो आपके पास कोई तो होना चाहिए और फिर बुढ़ापे में लोगों से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। मैं माफ़ नहीं करूँगा तो आपको कौन माफ़ करेगा, इसलिए मैं लौट आया। मैं आपकी बात को भूलकर फिर से आपके साथ रहने आया हूँ। अकेले रहकर बीमार पड़ जाएंगे। कमला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा अनुराग तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारी हर चाल से मैं खूब वाकिफ़ हूँ। सच तो यह है कि अब तुम्हें सारे खर्च खुद करके अकल आ गई है। बहुत जोश में गए थे ना, अब किराया बिजली का बिल भरी तो भारी लगने लगा ना। मैं आज समझ चुकी हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब यहाँ स्वार्थी लोग हैं और तुम भी वैसे ही हो। तुम अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो, अच्छे से जानती हूँ, और तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने अपने लिए काम वाली लगा ली है। पैसे दूंगी तो सारे काम कर देगी। खुद काम करके भी मैं क्यों किसी की सुनूंगी। तुम अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुश रहो। यहाँ आकर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है और अब कभी आना भी मत। मैं तुम दोनों से नहीं मिलना चाहती। जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यह कहकर कमला जी ने अनुराग और अंजलि के मुंह पर ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजलि नज़र झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। आज इसे अपनी गांव की सास को थप्पड़ मारना इतना महंगा पड़ा था और इस कदम को उठाकर कमला जी ने इस थप्पड़ की वसूली कर ली थी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में कमला जी के बारे में खबर फैल गई और जब सीमा जी की बहू आकर उन्हें सुनाने लगी, आपने सुना मम्मी जी, अरे आपकी सहेली ने क्या किया है। मैं तो कहती हूँ उनसे दूरी रहिए, कहीं आपका भी दिमाग खराब ना हो जाए। जाने कैसी सास है, अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है। जब सारी खबर सीमा जी को मिली तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं उसके घर की सब बातों को जानती हूँ और वह मेरी सहेली है जिसके हर कदम को मैं समझती हूँ। मुझे लगता है कमला ने जो कुछ भी किया है सही किया है। अपने फैसले अगर वो खुद लेने लायक है तो क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएगी। मैं तो कहती हूँ हम सभी बूढ़ी औरतों को उनसे सीख लेनी चाहिए ताकि बेटे बहू अपनी दुनिया में खुश रहें और हम अपनी दुनिया में। कोई किसी पर बोझ नहीं होगा। अरे एक माँ 4-4 5-5 बच्चों को संभाल सकती है और एक माँ को संभालने के लिए बच्चों के पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्र है मेरी बहू लाखों में एक है। चलो बहू मैं कमला से मिलकर आती हूँ। और एक बात यह कि मेरे पास भी दिमाग है, सही गलत का अंतर मैं खुद कर सकती हूँ। इतना कहकर वह कमला जी से मिलने चली गई। कमला जी सीमा को देखकर खुश हो गई। सीमा जी ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया कमला, तुम्हारे साथ इतना हुआ, तुमने सब सह लिया, लेकिन तुम्हारे एक कदम से उनको परेशानी हो गई। यह वही बच्चे हैं जिन्हें हम लोगों ने इतना प्यार दिया होता है और बड़े होकर यही घर से बेघर करते हैं। क्या हुआ अगर तुमने यह कदम उठा लिया, कम से कम खुश तो हो।
वाकई अब कमला जी बहुत खुश रहती थी। किसी की कड़वी बातें अब उन्हें नहीं सुननी पड़ती थी। पति की पेंशन पे आत्मसम्मान के साथ जीती थी और अपने हम उम्र के साथियों के साथ वक्त बिताती थी। बहू के तानों के साथ तो देर तोड़ काम करना कितना मुश्किल होता था। उन्होंने एक कदम से अपना जीवन आसान कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।